नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ को नौकरानी समझने वाले बेटे बहुओं को माँ ने अपना फैसला सुनाकर अकल ठिकाने लगा दी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक रोशनी की किरण तक उस कमरे के अंदर नहीं थी। बबीता जी को शुरू से ही अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अब उनकी किस्मत में यह अंधेरा उनके खुद के बेटे ने ही लिख दिया था। खुद को पलंग के एक कोने पर सिकुड़ कर लेटी हुई बबीता जी भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत बार प्रयास करने पर भी उनको नींद नहीं आ रही थी और एक अजीब सा डर लग रहा था। डर की वजह से बबीता जी हल्का हल्का कँपाने लगी थी। तभी उन्होंने अपने तकिए के नीचे से कुछ निकालकर अपने दोनों हाथों के बीच में कसकर पकड़ लिया और फिर से किसी मंत्र को जपते हुए नींद की आगोश में चली गई। सुबह उठते ही बबीता जी उस कोठरी से बाहर निकली तो सामने उसे अपना बेटा दिखाई दे गया। बबीता जी सुबह बेटे से बोली, बेटा, अब तो मुझे स्टोर रूम में रहते हुए कई महीने बीत गए हैं, अभी तक भी तुमने मेरे रहने का कोई इंतजाम नहीं किया। अब मुझसे स्टोर रूम में नहीं रहा जाता, वहाँ मेरा दम घुटता है। इतना कहते ही बेटा बबीता जी पर चिल्ला कर पड़ा, माँ, आपको दिखाई नहीं देता? मैं काम पर जा रहा हूँ। सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने लगती हो। अरे गांव में तो आप टूटी फूटी एक कोठरी में पड़ी रहती थी और यहाँ आपको स्टोर रूम में रहने में भी परेशानी हो रही है। अब क्या चाहती हैं आप कि आपके लिए अलग से कमरा बनवा दूं? नहीं बेटा, सामने वाला कमरा खाली तो है, मैं तो उसमें भी रह लूंगी। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? इतने बड़े कमरे में रहोगी क्या आप? तभी नवीन की पत्नी बोली, नवीन, क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो इनसे? इनकी औकात इस स्टोर रूम में रहने की भी नहीं है। यह उसी टूटी फूटी कोठरी में रहने के लायक है। बहू बबीता की तरफ मुंह टेढ़ा करते हुए बोली। फिर बेटा बबीता जी को आंखें दिखाते हुए बोला, माँ, आज के बाद मुझसे इस बारे में बहस मत करना, चुपचाप उसी स्टोर रूम में पड़ी रहो। कहते हुए नवीन काम पर निकल गया। बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर बबीता जी दंग रह गई। बबीता जी अपने बेटे और बहू से अलग अपने पति के साथ गांव में ही रहती थी। अपने पति के साथ बबीता जी बहुत खुश थी। एक ही बेटा था उनका, जिसका नाम नवीन था। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे गांव छोड़कर शहर में जा बसा। परिवार में कुल मिलाकर 2 ही जन रह गए थे, एक बबीता जी और दूसरे उनके पति किशोर प्रसाद जी। किशोर प्रसाद जी की गांव में खेती थी, जिसके बलबूते पर उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाया था। बबीता जी के पति एक किसान थे और अपने खेतों में खूब मेहनत करते थे। इसके साथ ही उन्होंने कभी अपनी पत्नी बबीता जी को भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे, किंतु अब उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत भी कम हो रही थी, जबकि खेतों में काम करने के लिए इंसान के शरीर में थोड़ी बहुत ताकत होनी चाहिए। इसीलिए किशोर प्रसाद जी ने अपने खेतों को गांव के ही किसान को बटाई पर दे दिया था, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। वह अपना और पत्नी का गुजारा खूब अच्छे से कर लेते थे। दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों अपने घर में बहुत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन किशोर प्रसाद जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बबीता जी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया था।
60 वर्ष की उम्र में बबीता जी और उनके पति का साथ छूट गया था। उनका बेटा नवीन वह भी एक नंबर का लालची था। उसके अंदर अपने पिता का एक भी गुण नहीं था। वो हमेशा लोगों की कमी निकालने में लगा रहता था। ना उसे बात करने की तमीज थी, बस हर वक्त पैसा उड़ाता रहता था। नवीन अपने पिता की मौत के बाद अपनी मां को लेने गांव पहुंचा, क्योंकि खेतों की बटाई के सारे पैसे बबीता जी के अकाउंट में आते थे। बेटे ने बड़ी चालाकी से उनका अकाउंट यह बोलकर बंद करा दिया कि किस शहर में जाकर प्राइवेट बैंक में नया खाता चालू करवाएगा। अब शहर आने के बाद अब जो भी खेती बाड़ी का पैसा आता वो सब बेटे के अकाउंट में आने लगा। बबीता जी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि जो भी कुछ मेरा है वह मेरे बाद सब बेटे का ही तो है। मुझे बुढ़ापे में क्या चाहिए, 2 वक्त का खाना और बेटे बहू से थोड़ा सा प्यार और सम्मान। बस यही सोचकर वह इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया करती थी। उन्होंने सोचा गांव में पति के जाने के बाद जो सूनापन उनकी जिंदगी में आ गया था, बेटे बहू के घर जाकर अपने पोते पोती के साथ समय बिताकर वह सूनापन भी दूर हो जाएगा। बस यही सब सोचकर वह भी चल दी बेटे के साथ शहर में रहने के लिए। बेटे के घर पहुंचने के बाद बहू माथे में बुरी तरह सलवट डाल लेती है। नवीन हाथ में बबीता जी का सामान लिए खड़ा था। उसकी पत्नी ने नवीन को स्टोर रूम की तरफ इशारा कर दिया। बेटा बोला, आइए माँ, आपका कमरा दिखाता हूँ। बेटे ने बबीता जी का सामान स्टोर रूम में ले जाकर रख दिया। यह देखकर बबीता जी को बड़ी हैरानी हुई और बोली, बेटा मेरा सामान स्टोर रूम में क्यों रख दिया? वो माँ, अभी कमरा एडजस्ट करने में समय लगेगा। जब तक कोई कमरा खाली होता है तब तक आप यहीं स्टोर रूम में रहिए, कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। वहां आने के बाद बबीता जी बहुत देर तक भूखी प्यासी स्टोर रूम में बैठी रहीं। बहू ने एक कप चाय के लिए भी उनसे नहीं पूछा। इतना लंबा सफर करके आई बबीता जी थक गई थी। वो चारपाई पर लेट गई। लेटे लेटे उनकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह सुबह बबीता जी नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी। पीछे से बहू बोली, माँ जी आप नहाने जा रही हो तो एक काम करना, अपने कपड़े धोकर खुद ही डाल देना, क्योंकि मुझे तो वैसे ही दिन भर का बहुत सारा काम हो जाता है और अब आप आ गई हो तो काम और भी ज्यादा बढ़ गया है। उधर से बेटा भी चाय का कप हाथ में चुस्की लेते हुए बोला, हाँ माँ, आप अपने खुद के काम डेली निपटा लेना, क्योंकि सोनिया अकेले ही काम करती है और उसे इतना काम करने की आदत भी नहीं है। आप इसके साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ भी बंटवा दिया करना, क्योंकि अब आप हमारे साथ रहोगी तो घर का काम और खर्चा दोनों ही बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने काम वाली को हटा दिया है। आपसे घर के छोटे मोटे काम आप करोगी, जैसे कि बाजार से राशन लाना और सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़कर और लेकर आना, और भी घर के कई छोटे मोटे काम हैं, उनमें भी सोनिया की आप मदद कर दिया करना। वह सब आपकी जिम्मेदारी रहा करेगी। आपके आने के बाद हमने घर की मेड को हटा दिया है। बेटे की बातें सुनकर बबीता जी उसके चेहरे को ताकती रह गई। बेटे ने तो आते ही मुझे घर के कामों के पाठ पढ़ा दिए। उनकी बातें सुनकर बबीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और अपने कपड़े भी धोकर डाल दिए। उसके बाद में नाश्ता करने के लिए बाहर हॉल में आकर बैठ गई। बहू ने नाश्ते में पास्ता बनाया था। उसने चाय और थोड़ा सा पास्ता बबीता जी के आगे ले जाकर रख दिया। बबीता जी मैदे से बनी हुई चीजें नहीं खाती थी तो बहू से बोली, बहू मुझे चाय के साथ यह पास्ता मत दिया करो,
क्योंकि मैदे से बनी हुई चीज़ मुझे नुकसान देती हैं। इससे तो अच्छा मुझे चाय के साथ एक नमक का पराठा। बबीता जी ने इतना बोला ही था। ऐसा है कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी फरमाइशों का अलग अलग खाना बनाऊंगी। सोनिया बबीता जी की तरफ घूरते हुए बोली। नवीन बोला, माँ बच्चे स्कूल में यही लेकर गए हैं, हमने भी नाश्ते में यही खाया है। तो फिर सोनिया आपके लिए स्पेशल पराठा बनाएगी क्या? जिस दिन आप यहाँ आई थी मैंने आपसे उस दिन बोल दिया था कि सोनिया पर ज़्यादा काम का प्रेशर मत डालना, जैसा भी आपको मिले वैसा ही खा लेना। अगर आपको यह सब खाना पसंद नहीं है तो आप खाली चाय ही पी लीजिए। बेटे बहू की यह बात सुनकर बबीता जी को बहुत बुरा लगा। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वह कुछ नहीं बोली और खाली चाय पीकर उसी छोटे से स्टोर रूम में आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। धीरे धीरे बबीता जी को वहां रहते हुए कई महीने बीत गए। उस छोटे से स्टोर रूम में जहां रोशनी भी नाम मात्र की थी, वहां बबीता जी को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। बेटे बहू का व्यवहार भी उनके प्रति कुछ अच्छा नहीं था। दोनों बबीता जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे और बहू उनके साथ खाने पीने में भी बहुत कंजूसी करने लगी थी। अगर घर में कोई चीज बनती तो सोनिया कभी भरपेट बबीता जी को नहीं देती थी, लेकिन काम घर के सारे करवा लेती थी। बबीता जी बेटे से अपना अकाउंट खुलवाने की बात करती हैं तो बेटा कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देता था। खाना पीना ठीक से न मिलने में बुढ़ापा होने की वजह से अब बबीता जी को थोड़ा सा काम करते ही थकावट होने लगती थी। ऊपर से उस छोटे से स्टोर रूम में उन्हें सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता था। कई बार वो अपने पति को याद करते और पुराने दिन याद करते करते रोने लगती थी, पर उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनके आंसू पोंछे। यहाँ तक उनका बेटा बुढ़ापे की लाठी बनने की जगह उन्हें ही परेशान कर रहा था। बबीता जी अगली सुबह उठकर काम करना शुरू ही करती हैं। पहले झाड़ू पोछा और फिर नहाकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती, फिर घर आकर कपड़े धोती, फिर खाना खाती, फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटती ही हैं। तभी उनकी बहू आवाज लगा देती है, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ? सोने की सोचना भी मत, बच्चों को लेकर आने का समय हो गया है, जाओ और लेकर आओ। उन्हें आकर बर्तन भी साफ करने हैं। बबीता जी इतना सुन के दुखी हो जाती हैं, पर दुखी रहने से आज तक किसी का दुख दूर भी हुआ है ऐसा सोचकर वो उठ जाती हैं और बच्चों को लेने चली जाती हैं। वैसे भी उन्हें बच्चों को लाने में अच्छा ही महसूस होता था, वरना तो घर में उनकी बहू उनका जीना हराम कर देती थी। अपने पोते पोती के साथ अकेले वक्त गुजारने में उन्हें अपने पुराने दिन यादें ताज़ा हो जाती थी। वो जब भी बच्चों को स्कूल से घर लेकर आती तो कुछ न कुछ खिला कर ही लाती और उन्हें बोलती कि घर जाकर मम्मी पापा को मत बताना, क्योंकि ना तो उन दोनों के पास अपने बच्चों के लिए समय था और न वे उन्हें कहीं घुमाने ले जाते थे। बबीता जी अपने बचे हुए पैसे सिर्फ अपने पोते पोती पर ही खर्च करती और छुपा कर रख देती, क्योंकि यदि उनकी बहू को पता चलता तो वो उनसे छीन लेती। एक रोज जब वो बच्चों को छोड़ने जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक घर से जोर जोर से आवाज आ रही थी। वैसे तो उस घर से रोज ही चिल्लाने की आवाज आती रहती थी, पर आज तो कुछ ज्यादा ही आ रही थी। पर उन्हें क्या, उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई। फिर जब वो बच्चों को स्कूल लेने के लिए गए तो उन्होंने देखा अभी भी आवाज आ रही थी, पर पहले से कम। वो ज्यादा कुछ जानती नहीं थी।
नया शहर था उनके लिए, तो सब नज़रअंदाज करके बच्चों को स्कूल से ले आती हैं। एक दिन वो बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी। उन्होंने देखा उस घर में से एक महिला भागती हुई निकली और उनके पीछे छिपने लगी। अभी जितनी देर में बबीता जी उस महिला से कुछ पूछ ही पाती, वो महिला बोलती है, बहन बचा लो मुझे, बचा लो, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बबीता जी पूछती हैं, कौन लोग, किसकी बात कर रही हो तुम? और तुम इतनी देर में। वो महिला बबीता जी को अपने साथ अगली गली में ले जाकर छुप जाती है। तभी उसके घर में से एक आदमी और औरत निकलते हैं, पर उस महिला के न मिलने पर वो दोनों आदमी औरत दोबारा अपने घर में चले जाते हैं। यह सब दृश्य वो महिला और बबीता जी दूसरी गली में से छुप कर देख रहे होते हैं। तभी बबीता जी उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो बहन, और ये कौन है जो तुम्हें मारने आए थे? वो महिला पहले एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, बहन मेरा नाम सीता है और ये मेरा घर है। उसने इशारा करते हुए कहा। तो बबीता जी पूछती है, तो तुम भाग क्यों रही थी वहाँ से, और तो वो लोग कौन थे जो तुम्हें मारने आए थे? सीता जवाब देती है, बहन ये घर मेरा है और वो दोनों मेरे बेटे बहू हैं। जब मेरा बेटा 4 साल का था तभी मेरे पति की मौत हो गई थी। तब से मैंने सिलाई खेती करके इसे अकेले पाला है। पहले मैं गांव में रहती थी, पर बुढ़ापे की वजह से मुझसे काम नहीं हो पाता था और मन भी नहीं लगता था, तो मेरे यहाँ बेटे के पास मैं आ गई। पर मेरा बेटा और बहू मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते और इसलिए रोज किसी न किसी चीज के पीछे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये सब सुनकर बबीता जी का माथा ठनका और उन्हें अपनी हालत भी कुछ सीता जैसी लगने लगी। सीता के शरीर पर पड़े नील साफ साफ बता रहे थे कि उसका बेटा और बहू उसे रोज बुरी तरह से पीटते हैं। इतना सोच ही रही थी कि उन्होंने सीता को रोते हुए देखकर दया आने लगी और फिर वो सीता को दिलासा देने लगी, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता था करना क्या है। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली और सीता से कहा, तुम जाओ, मैं कल आऊंगी, ठीक है ना? अगले दिन जब वो बच्चों को छोड़ने गई, फिर से वही हल्ला हो रहा था। बबीता जी उस घर के आगे पहुंची और फिर अपने फोन से एक नंबर डायल किया और कहा, हाँ आप आ जाइए, मैं पहुंच गई हूँ। और घर से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई और किसी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आने पर वो उस घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। खिड़की से सीता को इशारा कर देती हैं और फिर तभी गाड़ी से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है और जाकर एक घर के पीछे खड़ा हो जाता है और वहां से वो सब देख पा रहा होता है। फिर सीता भागती हुई बबीता जी के पीछे छिप जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। इतनी ही देर में सीता का बेटा घर से बाहर निकल कर आता है और चिल्लाता है, अंदर चलो, तमाशा मत करो, अंदर चलो। सीता जी नहीं जा रही थी तो वो उनका हाथ पकड़ने ही लगता है कि पीछे से पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और खींचकर एक तमाचा लगाता है और उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर सीता जी अपने घर चली जाती हैं और बबीता जी को मीठा खिलाकर धन्यवाद करती हैं। फिर बबीता जी अपने घर चली जाती हैं और फिर उन्हें समझ में आने लगता है कि उनके साथ क्या हो सकता है। एक दिन बबीता जी बेटे से बोली, बेटा अब तो मुझे यहाँ रहते हुए कई महीने बीत चुके हैं, अभी तक भी तुमने मेरे रहने का इंतजाम नहीं किया। अब मुझे इस स्टोर रूम से में नहीं रहा जाता। इतना कहते ही बेटा उन पर चिल्ला कर पड़ा, माँ मेरे एक बात समझ में नहीं आती, आप आंखों से अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता मैं काम पर जा रहा हूँ।
सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने लगती हो। अरे गांव में तो आप टूटी फूटी एक कोठरी में पड़ी रहती थी, यहाँ आपको स्टोर रूम में रहने में भी परेशानी हो रही है। अब क्या चाहती हैं आप कि आपके लिए अलग से एक नया कमरा बनवा दूं? नहीं बेटा, मैं नया कमरा बनवाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। सामने वाला कमरा तो खाली ही है, मैं तो उसमें भी रह लूंगी। अच्छा, वो कमरा हमारे मेहमानों के लिए है, इतने बड़े कमरे में रहोगी क्या आप? नवीन, क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो अपनी माँ से? इनकी औकात गांव की उसी टूटी फूटी कोठरी में रहने के लायक है। सोनिया बबीता जी की तरफ मुंह टेढ़ा करते हुए बोलती है। माँ, अब मुझसे इस बारे में बिल्कुल भी बहस मत करना, चुपचाप उसी स्टोर रूम में पड़ी रहो। बेटा बबीता जी को आंखें दिखाते हुए बोला और काम पर निकल गया। बेटे बहू की बातें सुनकर आज बबीता जी दंग रह गई। अरे, मेरी खेती के सारे पैसे हड़प लेता है और मुझे रहने के लिए स्टोर रूम दे रखा है। बस अब बहुत हुआ। बेटा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रहा है। अब इनका नशा उतारना ही पड़ेगा मुझे। मेरे ही पैसों से फ्लैट का किराया देता है और तो और घर के काम भी करवाता है। बेटे ने मेरे साथ कितनी चालाकी दिखाई, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। बेटे ने मेरा खाता बंद करवा दिया ताकि खेती बाड़ी का सारा पैसा उसके अकाउंट में पहुंचता रहे, इससे पहले कि मैं यहाँ रहकर चारपाई पर पड़ जाऊं और यह लोग मुझे जीते जी मार दे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने गांव वाले उसी मकान में रहूंगी। बहू मेरी औकात बता रही थी, औकात तो अब पता लगेगी इन लोगों को कि किसकी कितनी औकात है। 2 दिन बाद बबीता जी अपने कपड़ों का बैग लेकर तैयार करके बेटे से बोली, बेटा अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं गांव जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सोनिया तो खुश हो गई और पति को एक साइड ले जाकर बोली, अरे सोच क्या रहे हो, देर मत करो, जल्दी ले जाकर इस बुढ़िया को गांव में पटक दो। आप अपने मुंह से कह रही हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? और वैसे भी अब तो खेती बाड़ी के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते हैं, अब क्या जरूरत है हमें इस बुढ़िया की अपने पास रखने की? अब यहाँ से चली जाएगी तो हमारे सर से भी बोझ कम हो जाएगा। जल्दी से भगाओ इस बुढ़िया को यहाँ से। बहू की बातें सुनकर बेटा बोला, ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, लाओ अपना सामान, आपको गांव छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही तुम मुझसे बहुत परेशान हो चुके हो, मैं खुद चली जाऊँगी। कहते हुए बबीता जी ने अपना बैग उठाया और उसी दिन शाम को वह अपने घर पहुंच गई, जहां उन्होंने चैन की सांस ली। कुछ महीने बीते, बेटे का फोन आया, माँ 3 महीनों से खेतों के पैसे नहीं आ रहे हैं मेरे अकाउंट में, जरा जाकर बोलिए कि जल्दी पैसे भेज दे मेरे अकाउंट में, 3 महीने से किराया भी नहीं दिया है फ्लैट का मैंने। अच्छा बेटा, तेरे अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए, मैं आज जाकर बोलूँगी, तू चिंता मत कर। यह कहकर बबीता जी ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिन बाद बेटे का फ़ोन फिर आया, माँ अभी तक पैसे नहीं आए। बेटा मैंने बोल दिया था उनसे, वह थोड़ा समय मांग रहे थे। ऐसे ही करते करते 2 महीने और बीत गए, बेटे के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं गया। फ्लैट का किराया कई महीने का चढ़ गया था। फ्लैट के मालिक ने नवीन को 2-3 दिन का समय दिया, अगर उसने किराया नहीं दिया तो फ्लैट का मालिक उसकी पुलिस कंप्लेन कर देगा। नवीन और उसकी पत्नी फ्लैट के मालिक की बात सुनकर घबरा गए। उन्हें अपनी मां पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों पति पत्नी आग बबूला होते हुए बबीता जी से मिलने गांव में पहुंच गए। जैसे ही दोनों घर के सामने आकर रुके तो ऊपर से नीचे तक घर को देखते ही रह गए, क्योंकि जिस टूटे फूटे मकान में बबीता जी रहती थी, आज वो मकान 3 मंजिला
खूबसूरत बनकर तैयार खड़ा था। घर को देखकर बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी अंदर से बबीता जी बाहर निकल कर आई। सोनिया बड़े ही गुस्से में बोली, माँ जी यह सब क्या है? बबीता जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू मकान है और क्या है, मेरा अपना घर है, अपने पैसों से बनवाया है मैंने और अपने रहने के लिए। नवीन चिल्लाते हुए बोला, माँ इतना पैसा कहाँ से आया आप पर, जो 3 मंजिला मकान बना लिया और हमें बताया भी नहीं। वहाँ हम कब से पैसों का इंतजार कर रहे हैं, कई महीनों से फ्लैट का किराया भी नहीं गया। बबीता जी ने बेटे को चिल्लाते हुए देखा और जैसे ही वह उसके पास आया तो उन्होंने उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा मार दिया और बोली, तू नालायक है, आवाज नीचे कर, किस पैसे की बात कर रहा है? वो जो तेरे अकाउंट में आते थे, जिन पैसों के लालच में तू मुझे यहाँ से लेकर गया था, भूल जा बेटा उन पैसों को, क्योंकि अब कभी भी तेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने अपनी सारी खेतों की ज़मीन बेच दी है। बबीता जी की बात सुनकर बेटे बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों बेटा, क्या हुआ? गहरा सदमा लग गया क्या? अभी तो मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की और तुम अभी से होश खो बैठे। बेटा, मैंने अपनी ज़मीन बेचकर अपने लिए यह घर बनवाया है और मेन मार्केट में 5 दुकानें खरीदी हैं और बाकी का जो पैसा मेरे पास बचा था उसे मैंने अनाथालय में दान कर दिया है। माँ, यह सब क्या ड्रामा है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? नवीन जोर से चिल्लाया। बेटा, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे जो करना था वह मैंने कर दिया। मैंने तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाई है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि औकात किसकी कितनी है। मेरे रहने के लिए तुम्हारे पास एक कमरा भी नहीं था, जबकि सारे फ्लैट का किराया मेरे ही पैसों से जाता था। लेकर तो तुम मुझे गए थे अपने साथ शहर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नौकर बनाकर। मेरे पैसों पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। और फिर फ्लैट में रहते हो तो अपने दम पर रहो, उसका किराया भी खुद ही भरो। एक एक दिन तुम्हारे घर में मेरा कैसा किल्लत भरा कटा है, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। देख क्या रहे हो बेटा, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी दुकानों से किराया आता है जिसे मैं बैठकर आराम से घर चलाती हूँ। घर का काम और मेरी देखरेख करने के लिए नौकर रखा हुआ है मैंने, जो मुझे समय से खाना बनाकर खिलाता है और साथ ही साथ मेरा ध्यान भी रखता है। बबीता जी की बात सुनकर बेटा बहू एक दूसरे को देखने लगे। नवीन आंखों में आंसू लाते हुए बोला, माँ, यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मेरे लाल। जो तूने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है? बुरे के साथ बुरा ही होता है। बबीता जी बेटे से नजरें मिलाते हुए बोली, बेटा अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुछ खाना पीना है तो बताओ, वरना यहाँ से लौट जाओ। बबीता जी की बात सुनकर बेटा बहू दोनों मुंह लटका कर वापस लौट गए। उसके बैंक में जो भी उसकी सेविंग का पैसा पड़ा था उससे उसने फ्लैट का किराया उतारा और फिर फ्लैट की जगह एक छोटा सा किराए का कमरा लिया, जिसमें अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। और बबीता जी अपने 3 मंजिला खूबसूरत मकान में पूरी सुख सुविधा के साथ बड़े ही आराम से रहती हैं। बबीता जी ने अपने बेटे और बहू को अच्छा सबक सिखाया। अब जब भी उनका मन करता है वो अपने पोते पोती से मिल आती हैं और कभी कभी घूमने के लिए भी ले जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। ये क्या बबीता जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।